हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन, मेरी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13। सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर टू वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द केंशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। केंशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के एग्रीगेट डिमांड के दो वाइटल कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्पेंड आउट ऑफ द rational income on the purchase of goods and services for the direct satisfaction of their wants is called aggregate consumption expenditure और consumption। जो पैसा लोग लगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक इनकम, प्राइस लेवल, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है लोग जो ले रहे हैं हम भी वही ले रहे हैं, मीन्स उनको कॉपी कर रहे हैं। However, it is income that influences consumption the most। लेकिन हमारी इनकम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कंजम्पशन को। Keynes therefore held the opinion that the total consumption expenditure of an economy mainly depends on income, or it can be said that consumption is a function of income। हम ये भी कह सकते हैं जो कंजम्पशन है उसे हम फंक्शन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। Study of consumption function thus relates to the mutual relationship between aggregate consumption expenditure and national income। So consumption function basically क्या है, aggregate consumption expenditure और national income का जो mutual relationship है उसकी study को हम बोलते हैं consumption function। So we are going to start from page number 292 और इस चैप्टर में हम बेसिकली दो टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ propensity to consume। we are going to start from here। इसमें हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव फैक्टर्स में भी इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स के बाद बिजनेस फैक्टर्स हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं, बिजनेस फैक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं, फिर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। एंड हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को। So here we are going to start determinants of propensity to consume। Basically ये consumption function का पार्ट है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि propensity to consume का मतलब क्या होता है, consume करने की propensity से क्या मतलब है। So propensity to consume means the tendency or desire of people। लोगों की वो टेंडेंसी यानी उनका बिहेवियर या फिर उनकी वो इच्छा, उनकी डिज़ायर क्या करने के लिए, अपनी इनकम का कुछ पार्ट स्पेंड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन के ऊपर। इसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। मीन्स लोगों की वो टेंडेंसी जो अपने इनकम का पार्ट कंजम्पशन के ऊपर लगाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो जब कोई इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है। बट कंजम्पशन डजेंट इंक्रीज द सेम प्रमोशन एज इनकम। लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है, मान लो इनकम 50 से बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ी 30, या फिर मतलब 50 से कम से बढ़ेगी, 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और ना ही सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगी। ये नहीं कि हमारी इनकम 50 बढ़ गई तो हमारी कंजम्पशन भी 50 बढ़ेगी, नहीं। अब बात हम करेंगे टाइप्स या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स इनकम में चेंज आने का या फिर इनकम में बदलाव आने का जो टेंडेंसी है वो किन किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है या फिर उनकी क्या टाइप्स हैं, उसकी हम बात करते हैं। देयर आर टू मेन डिटर्मिनेंट्स। दो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं। एक होते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, राइट। सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर इंटरनल। सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जिसे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं, जो एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड होते हैं, जो कंज्यूमर की हैबिट्स के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं। मीन्स कंज्यूमर की क्या हैबिट्स हैं, दैट इन्फ्लुएंस द स्पेंडिंग हैबिट ऑफ कंज्यूमर, जो उसकी हैबिट को इफ़ेक्ट करता है। These factor depends upon human nature, habits, expectations and motives।
सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड बिजनेस फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स कि इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर क्या साइकोलॉजी रहती है, फिर होते हैं बिजनेस फैक्टर्स कि बिजनेस की क्या साइकोलॉजी रहती है, राइट। इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करें, स्टार्ट करते हैं हम इंडिविजुअल फैक्टर्स के साथ। दीज आर पर्सनल मोटिव्स, ये क्या होते हैं, मोटिव्स ऐसे जो पर्सनल हो, दैट इन्फ्लुएंस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, एंड सेविंग हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स हमारी कंजम्पशन हैबिट्स के ऊपर एंड हमारी सेविंग हैबिट्स के ऊपर इफेक्ट डालता है एक इंडिविजुअल के। अब इसका कुछ पॉइंट्स है, कौन कौन से इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। पहला है हमारे पास फोरसाइटेडनेस या फिर फोरसाइट, पीपल सेव मोर फॉर फ्यूचर नीड। अब हमें ऐसा माना जाता है कि लोग फ्यूचर नीड्स के लिए और अनसर्टेनिटीज़ के लिए ज़्यादा सेव करते हैं, जिससे उनकी प्रेजेंट कंजम्पशन कम हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पर्सन सेव्स मनी फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन और मेडिकल इमरजेंसी। एक इंसान मान लो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे सेव कर रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। पीपल वॉन्ट टू रिमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन ओल्ड एज और डिफ़िकल्ट टाइम। लोग बुढ़ापे में या फिर मुश्किल समय में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फिर चाहे हम अपने कोविड-19 पेंडेमिक की एग्जांपल लें तो उसमें क्या हमारी चीज़ मदद करी थी कि हमारी सेविंग्स जो थी पुरानी वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, हमने पिछले कुछ समय में कंज्यूम कम करा था, जिससे उनकी सेविंग्स बढ़ जाएगी और कंजम्पशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लार्ज इनकम इन फ्यूचर। सो जब लोग फ्यूचर में लार्ज इनकम्स एक्सपेक्ट करते हैं, मीन्स उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो आज प्रेजेंट में ज़्यादा स्पेंड करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, अ स्टूडेंट एक्सपेक्टिंग अ गुड जॉब में इंक्रीज प्रेजेंट स्पेंडिंग। अगर एक बच्चे को लग रहा है कि कल को मेरे को ज़्यादा पैकेज की जॉब मिल जाएगी तो वो आज ज़्यादा स्पेंडिंग करने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल मोटिव। क्या पॉइंट है, दैट द पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल मोटिव। पीपल सेव मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे सेव करते हैं या फिर अपनी करंट ऑक्यूपेशन को इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर के अंदर पैसे सेव करते हैं। सो एग्जाम्पल है वर्कर सेव्स मनी टू ओपन हिज ओन शॉप। एक कर्मचारी है वो पैसे जोड़ता है अपनी खुद की दुकान खोलने के लिए। नेक्स्ट है डिज़ायर टू बिल्ड फॉर्चून, कि हमारा फॉर्चून बिल्ड करने की डिज़ायर है। सम पीपल वॉन्ट टू बिकम रिच एंड अक्यूमुलेट वेल्थ। कुछ लोग अमीर होना चाहते हैं और अपनी सारी धन दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं। सो इस वजह से वो अपनी कंजम्पशन को कम कर देते हैं और सेविंग्स को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है माइजरलीनेस यानी जूसी। सम इंडिविजुअल्स आर नेचुरली वेरी इकोनॉमिकल। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, मीन्स वो हर चीज़ में इकोनॉमिक्स को टेन कर लेते हैं, यानी वो कम खर्चे में काम कर लेते हैं। एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, और इधर उधर के खर्चे को वो बचते हैं, इधर उधर खर्चे से बच जाते हैं। दे स्पेंड लेस इवन व्हेन दे हैव सफिशिएंट इनकम। जब उनके पास सफिशिएंट इनकम भी होती है वो तब भी कम ही स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस इन सोसाइटी। पीपल ऑफन स्पेंड मनी टू मेंटेन सोशल प्रेस्टीज। कई बार लोग पैसा स्पेंड करते हैं ताकि सोसाइटी में उनकी प्रेस्टीज बनी रहे, यानी उनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, उनके पास इतना बड़ा बंगला है, उनके पास ये चीज़ है, उनके पास वो चीज़ है, तो जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। एग्जाम्पल है कि ब्रांडेड कपड़े, कार, एक्सपेंसिव फ़ोन्स खरीदना। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या है पॉइंट ये, द पॉइंट इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव। पीपल सेव मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस सच एज इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट्स। कई बार लोग पैसे सेव करते हैं कि अगर फ्यूचर में हम बीमार पड़ गए, हमारी नौकरी चली गई, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो गया, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। सो इससे उनकी प्रेजेंट कंजम्पशन कम हो जाती है। सो ये हमने सब्जेक्टिव फैक्टर्स में इंटरनल फैक्टर्स करे, बेसिकली इंडिविजुअल फैक्टर्स करे जो इंटरनली लिंक होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट था फोरसाइट, नेक्स्ट था हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फिर था लार्ज इनकम इन फ्यूचर, नेक्स्ट था ऑक्यूपेशनल मोटिव। इन सभी पॉइंट्स को मैं डिटेल में रिवाइज भी करवाऊंगी। डिज़ायर टू बिल्ड फॉर्च्यून,
माइजरलीनेस, स्टेटस इन सोसाइटी, प्रिकॉशनरी मोटिव। अब हमारे पास आता है बिजनेस फैक्टर्स। क्या आता है? बिजनेस फैक्टर्स। सो बिजनेस फैक्टर्स का क्या मतलब है? दीज मोटिव्स इन्फ्लुएंस बिजनेसमैन एंड फर्म्स। ये जो मोटिव्स होते हैं ये हमारे बिजनेसमैन यानी व्यापारी को और उसकी फर्म को इफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन सेव प्रॉफिट फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को सेव करता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ की। देयरफॉर उसकी करंट कंजम्पशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सो पीपल एंड फर्म्स प्रेफर टू कीप सम मनी इन द लिक्विड फॉर्म। सो जो लोग हैं और जो फर्म्स हैं वो ये हमेशा चाहती हैं कि उनका थोड़ा बहुत पैसा कैश की फॉर्म में उनके पास पड़ा रहे, यानी लिक्विड फॉर्म में पड़ा रहे एमरजेंसीज़ के लिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिससे उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा क्योंकि वो पैसा सेव करके रख रहे हैं अपने पास लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रूडेंस। वी हैव फाइनेंशियल प्रूडेंस। बिजनेसमैन स्पेंड केयरफुली टू अवॉइड फ्यूचर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। जो बिजनेसमैन है वो बहुत केयरफुली स्पेंड करता है फ्यूचर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए। दे अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करता है एंड रिजर्व्स को मेंटेन करता है लाइबिलिटीज़ अराइज होने के लिए, यानी अनसर्टेनिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन। फर्म सेव मनी फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। कई बार जो फर्म्स होती हैं वो नई मशीनरी या फिर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए भी पैसा सेव करते हैं जिससे उनका कंजम्पशन कम हो जाता है। अब हमने बात कर ली सब्जेक्टिव फैक्टर्स की, जिसमें हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स भी कर लिए और बिजनेस फैक्टर्स भी कर लिए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की। उससे पहले ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का मीनिंग देखते हैं। सो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होती हैं हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, मीन्स बाहर वाले इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर्स जनरली पर्सनल कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, मीन्स हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पहला पॉइंट है हमारे पास चेंज इन मनी इनकम। सो व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हमारी मनी इनकम बढ़ती है तब हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है। सो जब इनकम डिक्रीज़ होती है हमारी कंजम्पशन भी डिक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। बेसिकली जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। चेंज इन रियल इनकम, वो हमने बात करी थी मनी इनकम की। मनी इनकम से हमारा मतलब है कि मान लो पहले आपकी इनकम 10,000 थी, अब 12,000 होगी, तो 2,000 से मनी इनकम बढ़ी है। अब हम बात करेंगे रियल इनकम की। चेंज इन रियल इनकम। सो रियल इनकम से हमारा मतलब है कि एक चीज़ आप 1 किलो चावल ले रहे थे 1,000 रुपये के, अब वो 1 किलो चावल आ रहे 800 रुपये के, तो 200 रुपये से आपकी रियल इनकम बढ़ गई। सो रियल इनकम मीन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी की परचेजिंग पावर में चेंज आया। सो अगर प्राइस गिरता है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, जैसे 1,000 से 800 गई तो पीपल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। लोगों को लगेगा कि अगर मैं 800 ले रहा मीन्स 800 रुपये की अब 1 किलो ले रहा हूँ तो मैं और अमाउंट ले लेता हूँ या फिर किसी और गुड में इन्वेस्ट कर देता हूँ इस पैसे को। सो अगर प्राइस बढ़ जाता है इट मीन्स ये इनकम कम हो जाती है तो हमारी बाकी चीज़ों की कंजम्पशन भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे बाकी चीज़ों का पैसा भी उस पर्टिकुलर चीज़ को लगाने में लेना पड़ रहा है। मतलब पहले 1,000 रुपये का ले रहे थे तो 1,200 का 1 किलो चावल हो गए, तो किसी और चीज़ से 200 रुपये निकाल के हमें वो चावल लेने पड़े, क्योंकि 1 किलो चावल तो मस्ट है हमारे नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के, कि इनकम के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने मनी इनकम में चेंज देखा, अब रियल इनकम में चेंज देखा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज देख रहे हैं। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन। तो जब हम इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर तो हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन। सो जब इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मीन सभी लोगों में इक्वली बांटा जाता है तो इससे हमारी कंजम्पशन बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब पुअर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करेंगे, और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी तो हमारी कंजम्पशन भी कम होगी, क्योंकि जब रिच लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा सफिशिएंट पैसा होता है वो कम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है विंडफुल गेन्स। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है विंडफुल गेन्स इज़ ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड गेन्स। अनएक्सपेक्टेड गेन्स की एग्जाम्पल है लॉटरी, बोनस, इनहेरिटेंस,
सो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। जिन लोगों के पास इनहेरिटेंस पे पैसा होता है, जिनको बोनस शेयर्स मिल जाते हैं, या फिर बोनस में कुछ मिल जाता है, या फिर जिनकी लॉटरी लग जाती है, तो उनकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेशन। क्या फाइनेंशियल पॉलिसी रहती है कॉरपोरेशन की? इफ़ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट हायर डिविडेंड, अगर कंपनीज यानी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो ज़्यादा डिविडेंड बांटेगा तो पीपल के पास इनकम ज़्यादा आएगी, जिससे उनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। सो क्या चेंज आया है एक्सपेक्टेशंस के अंदर? इफ़ पीपल एक्सपेक्ट बेटर इकोनॉमिक कंडीशन इन फ्यूचर, अगर उन्हें लगता है फ्यूचर में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी तो वो आज ज़्यादा स्पेंड करेंगे, क्योंकि बाद में उन्हें पता है पैसा मिल जाएगा। और अगर उन्हें रिसेशन यानी मंदे का डर रहेगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डर रहेगा तो आज वो कम पैसा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ अफेक्ट कंजम्पशन। सरकार के टैक्सेशन और सरकार के खर्चों की जो पॉलिसीज़ है वो हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करती है। अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो हमारी इनकम कम होगी, जिससे हमारा कंजम्पशन भी कम होगा। अगर कम टैक्सेस हैं तो इनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या चेंज है इंटरेस्ट के रेट में? हाई इंटरेस्ट रेट्स इनकरेज सेविंग एंड रिड्यूस कंजम्पशन। सो जब हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है सेव करने पर तो लोग सेव ज़्यादा करते हैं, तो लोग कंजम्पशन उनकी कम हो जाती है। और जब कम इंटरेस्ट मिलता है तो सेव कम करते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो बोरोविंग्स भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वेजेस। तो जब वेजेस बढ़ जाते हैं तो परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिक्विड एसेट। पीपल हैविंग कैश, बैंक बैलेंस और ईजिली सेलेबल एसेट्स। जिनके पास बेचने के योग्य ज़्यादा एसेट्स होते हैं, पैसा ज़्यादा होता है, कैश मतलब ज़्यादा है, बैंक अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस। सो सोशल सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि पेंशन्स, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें जो लोगों को मिलती हैं उससे वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे और कम सेव करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है कॉन्टीन्यूसली। नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जो नए फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं उससे कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग बढ़ेगी, जैसे कि नए स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, फैशन ट्रेंड्स। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़। सो जब किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आपको लोन जल्दी मिल रहा है, आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल रही है, तो आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे। पीपल ज़्यादा गुड्स लेंगे इमीडिएट फुल पेमेंट करने के बजाय, मीन्स कंजम्पशन तो इवेंचुअली बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम। सो जब उनकी फ्यूचर इनकम बढ़ने की उनको संभावना लगेगी तो उनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स ईजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर स्कार्सिटी है तो कंजम्पशन कम होगी। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, मतलब मार्केट एक्सेस ईजिली है, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। चेंजिंग फैशन एंड टेस्ट। जब फैशन, हैबिट, प्रेफरेंस में चेंज आएगा तब नए गुड्स की डिमांड में भी इंक्रीज़ आएगा। चेंज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन में बढ़ाव आता है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे जेम्स डेजनबेरी हाइपोथेसिस। सो बेसिकली जेम्स डेजनबेरी हाइपोथेसिस में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल कंसिडर डेजनबेरी गेव द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इन्होंने हमें इनकम हाइपोथेसिस दिया। अकॉर्डिंग टू हिम कंजम्पशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन प्रेजेंट इनकम। जो हमारी कंजम्पशन है वो हमारी प्रेजेंट इनकम के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, बट ऑल्सो ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल कंपैरिजन। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ भी और सोशल कंपैरिजन के साथ भी रिलेटेड है, राइट? टाइप्स ऑफ डेजनबेरी हाइपोथेसिस। पहला पॉइंट है प्रेजेंट कंजम्पशन एंड प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज की कंजम्पशन और पुराना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और दूसरा पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। सो पीपल ट्राई टू मेंटेन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इवन इफ़ इनकम फॉल्स। अगर उनकी इनकम गिर भी जाती है तब भी वो कोशिश करेंगे कि हम अपना पुराना जो हमारा लेवल था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल था, उसको हम बरकरार रखें। सो कंजम्पशन डजंट इंक्रीज रैपिडली बिकॉज पीपल आर accustomed
to certain lifestyle. Example है a family continues spending on comforts even after reduction in income. Second point है demonstration effect. People imitate the consumption habits of richer people or neighbor. लोगों का जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो अमीर लोगों और उनके जो नेबरर्स हैं उनसे इमिटेट होगा. दिस टेंडेंसी इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिससे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी. पीपल बाय एक्सपेंसिव फोन्स और कार्स आफ्टर सीइंग अदर यूज देम. लोग तब गुड्स बाय करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये गुड्स दूसरे लोग भी बाय कर रहे हैं. एक छोटी सी कन्फ्यूजन भी है हमारे पास. दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स. जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स से इम्पैक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है. बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर. सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट्स को इफेक्ट करता है एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कितना लेवल का कंजम्पशन होगा वो भी डिसाइड करता है. इन सभी पॉइंट्स की ना एक रूट है और वो क्या है कि एनीथिंग दैट इंक्रीजेस स्पेंडिंग, कुछ भी चीज़ जो हमारा पैसे का आउटफ्लो बढ़ाती है, उससे हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाएगा. और एनीथिंग दैट इंक्रीजेस सेविंग, जिससे हमारी सेविंग बढ़ रही है, मीन्स फ्यूचर में हमारा डर बढ़ रहा है यानी फेयर बढ़ रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग राइज हो रही है, तो उससे हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी प्रेजेंट कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा. तो मोस्ट प्रोबेबली ना आप एग्ज़ाम में ये फैक्टर्स की हेडिंग्स खुद बना कर आओगे. तो आपको मैं एक शॉर्ट आउट दे देती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से फैक्टर में कौन सी हेडिंग जानी है. 3 फैक्टर्स पढ़े हमने बेसिकली, तो 2 पढ़े सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में भी 2 पढ़े हमने, इंडिविजुअल एंड बिजनेस, फिर आता है ऑब्जेक्टिव. तो ऐसे 3 हो गए हमारे पास. बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव की. तो सब्जेक्टिव का जो हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर है, इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो फ्यूचर के साथ जुड़े गए फेयर के साथ रिलेटेड होते हैं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्लानिंग, डिज़ायर टू सेव और बिकम रिच यानी माइजरलीनेस के साथ रिलेटेड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नीड्स के साथ रिलेटेड जिसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं, सोशल स्टेटस एंड लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इनकम, मीन्स फ्यूचर इनकम में क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर इनकम. सो इन शॉर्ट जो इंडिविजुअल फैक्टर है ना वो माइंड बेस्ड रीजंस के साथ रिलेटेड होता है. बात करते हैं बिजनेस फैक्टर्स की. अब बात करते हैं बिजनेस फैक्टर्स की, जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स का ही टाइप है. तो इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, मीन्स जो चीज़ें प्रॉफिट को एम करती हैं, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में एम करती हैं, उन चीज़ों को हम बिजनेस फैक्टर्स में लिखते हैं. जो चीज़ें फ्यूचर ग्रोथ के साथ रिलेटेड है, जिससे एक्सपेंशन होनी या मॉडर्नाइजेशन होनी, यानी एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया हमारा, उसको हम बिजनेस फैक्टर्स में लिखेंगे. फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसमें हम फिस्कल पॉलिसीज़ भी देखते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ऑफ कॉरपोरेट्स भी देखते हैं. रिस्क अवॉइडिंग, जिसमें हम वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने की बात करते हैं. इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, जिसमें हम री इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं. सो बिजनेस फैक्टर्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो फर्म लेवल तक डिसीजंस रहते हैं, जो फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए होती है. तो अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की. ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में आते हैं इनकम बेस्ड, जैसे कि चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, चेंज इन मनी इनकम, चेंज इन रियल इनकम, या फिर इकोनॉमिक ड्रिवन वेजेस जैसे हो गए, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, पॉलिसीज़ के साथ रिलेटेड जैसे कि फिस्कल पॉलिसी हो गया, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेट्स हो गया, मार्केट एंड सोसाइटी के साथ रिलेटेड, मीन्स अट्रैक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हो गया, इन्वायरमेंट डिपेंडेंट चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन हो गया. तो ज़्यादा पॉइंट्स ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में बनेंगे. इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया. इट विल बी बेटर टू डू वेयर वी हैव स्टार्टेड. सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हमने करा था इंडिविजुअल फैक्टर्स का पहला फोरसाइट, कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा एज ए इंडिविजुअल. फिर हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं मुश्किल समय में, बुढ़ापे में. फिर लार्ज इनकम इन फ्यूचर, जब हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ेगी इंडिविजुअली. जब हम ना ऑक्यूपेशनल मोटिव है, हम अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं.
जब हम फॉर्चून बिल्ड करना चाहते हैं तो हम सेविंग करेंगे, जब हम माइजरलीनेस के साथ चलते हैं, जब हम सोसाइटी में एक स्टेटस रखना चाहते हैं, जब प्रिकॉशनरी मोटिव के साथ चल रही हैं, मींस अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट, इलनेस की वजह से कुछ हमें घाटा हो जाएगा फ्यूचर में। अब बात करते हैं बिजनेस फैक्टर्स की। जब अपने बिजनेस को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, बिजनेस में लिक्विडिटी लाना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल प्रूडेंस रखना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, सो बिजनेस फैक्टर में सिर्फ 4 चीज़ें ही हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात करें, जब मनी इनकम में चेंज आता है, रियल इनकम में चेंज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज आता है, विंडफुल गेन आता है, मतलब लॉटरी लग जाती है हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेट्स में चेंज आता है, एक्सपेक्टेशन बदलती है हमारी, फिस्कल पॉलिसी में चेंज आता है, जो इंटरेस्ट का रेट है उसमें चेंज आता है, वेजेस में बदलाव आता है, लिक्विड एसेट्स चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटीज़ चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स की अट्रैक्शन होती है, क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फ्यूचर इनकम की जो एक्सपेक्टेशन होती है चेंज होने में, ये वाला पॉइंट हमने इंडिविजुअल फैक्टर में भी करा था। गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है, जब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स डेवलप करते हैं, फैशन एंड टेस्ट में चेंज आता है, पॉपुलेशन में बदलाव आता है। फिर 2 पॉइंट्स हमने जेम डजनबेरी हाइपोथेसिस के करे थे, जिसमें एक पॉइंट था प्रेजेंट कंजम्पशन एंड प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक पॉइंट था हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, राइट। एंड विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। द लॉ pronounced by Keynes on the relationship between aggregate consumption and income. So ये जो लॉ है इसे केन्स प्रोनाउंस करते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप, जो क्या कहा जाता है केन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसका एक तो नाम है हमारे पास केन्स का फंडामेंटल लॉ कंजम्पशन का, जिसमें एग्रीगेट कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन है, या फिर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन इनकम इंक्रीजेस, सो जब हमारी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ये जो चीज़ है ये हमेशा इंक्रीज इन इनकम से कम ही होगी। इन द वर्ड्स ऑफ केन्स, द साइकोलॉजी of the commodity is such that when aggregate real income is increased, so कम्युनिटी की यानी लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जब उनकी रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम का मतलब मान लो कि जब वो एक चीज़ ले रहे थे 500 की, एक पैकेट ले रहे थे 500 का आटे का, अब वही एक पैकेट उन्हें 300 का मिलने लग गया, तो 200 उनकी रियल इनकम में बढ़ावट आ गई। अब वो 200 का वो और आटा भी ले सकते हैं या फिर वो 200 का कहीं और भी वो स्पेंड कर सकते हैं, तो उनकी एग्रीगेट कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, बट नॉट बाय सो एज इनकम, लेकिन इनकम के जितना नहीं बढ़ेगी। सो डेफिनेशन की बात करते हैं। केन्स हैज़ डिफाइंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इन दीज टर्म्स, द फंडामेंटल psychological law upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature की knowledge के साथ हमारे पास ये चीज़ आई है, and from the detailed facts of experience और experience के साथ, is that men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption, वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए एज दर इनकम इंक्रीजेज, जैसे उनकी इनकम बढ़ती है बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम, लेकिन उनकी कंजम्पशन में इतना इंक्रीज नहीं आता जितना इनकम में इंक्रीज आता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटी। जो हमारा MPC होता है वो हमेशा पॉजिटिव तो होता है लेकिन कभी भी इक्वल्स टू 1 नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ अजम्पशंस है हमारे पास। Keynes psychological law is based on the following 3 assumptions. पहली assumption है no change in psychological and institutional complex. हमारी साइकोलॉजी में कोई चेंज नहीं आता, नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं। प्रोपेरस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेजर स्फीयर, मीन सब कुछ फ्री होता है। अब इनको डिटेल में रीड आउट करते हैं। नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कम्प्लेक्स, इट इम्प्लाइज दैट एक्सेप्ट चेंज इन इनकम, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इनकम ही होती है, and there is no change in psychological and institutional complex such as population, habits of people, taste, fashion, custom, distribution of income, prices, etc. Second point आता है normal condition. It implies that there is no danger of war or cold war, depression, boom, political upheaval, resolution. कोई भी रिसेशन नहीं होता, कोई भी डिप्रेशन नहीं होता, कोई भी बूम नहीं होता, कोई भी पॉलिटिकल अपहील नहीं होता।
ऐसी चीज़ें नहीं होती, नॉर्मल कंडीशंस ही होती हैं. इन अदर वर्ड्स दिस लॉ अप्लाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन अलोन. दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं ये लॉ नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट आता है प्रॉस्पेरस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेजर फेयर. द लॉ अप्लाइज टू फ्री एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. ये जो लॉ है ना ये फ्री और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई होता है. इट मीन्स दैट लॉ डजेंट होल्ड गुड इन केस ऑफ सोशलिस्ट एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज. जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं उस केस में ये लॉ नहीं अप्लाई होता. इन अ फ्री इकोनॉमी पीपल कैन कंज्यूम गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड डिज़ायर. देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक अफेयर्स. गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर. इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू कोरिहरा, Keynes' law based on three assumptions may be regarded as a rough approximation of the actual macro behavior of free consumer. जो ये केन्स का लॉ है ना जिसकी 3 assumptions हैं उसे हम एक रफ अप्रॉक्स मान सकते हैं हमारी मैक्रो बिहेवियर का जो फ्री कंज्यूमर का होता है एक नॉर्मल शॉर्ट पीरियड के अंदर. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है लॉ की तो उसे हमें एक टेबल की हेल्प से देखना होगा. सो आई विल ड्रॉ द टेबल बट ऑब्वियस फ्रॉम द बुक. बट अगर मैं इसे ड्रॉ करूँगी तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सो हेयर सी हमारे पास इनकम है रुपीज़ के अंदर. इनकम पहले 0 हुई, फिर 50 हुई, फिर 100 हुई, फिर 150 हुई, फिर 200 हुई, फिर 250 हुई, फिर 300 हुई एंड फिर 350 हुई. यहाँ पर हमारे पास कंजम्पशन है वो भी रुपीज़ के अंदर ही है. पहले 50 हुई, फिर 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225. और सेविंग्स कैसे निकलेगी? इनकम माइनस कंजम्पशन. तो ये माइनस करके आ जाएगी -50, -25, 0, 25, 50, 75, 100 एंड 125. सो ये टेबल आ गया. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल. अब ये टेबल क्या कह रहा है? इट्स क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन. पहले इंक्रीज आया 25 का, फिर इंक्रीज आया 25 का, फिर इंक्रीज आया 25 का, और यहाँ पर 50 का, 50 का. जो प्रपोर्शनेट चेंज आया है कंजम्पशन के अंदर वो इनकम के चेंज से कम है. मीन्स इंक्रीज इन इनकम इज़ मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन. राइट. इनिशियली व्हेन इनकम इज़ लो, जब इनकम कम थी 50, 100, 0 जब ऐसे थी, द कंज्यूमर मीट्स हिज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ईदर बाय ड्राइंग ऑन हिज सेविंग. या तो अपनी सेविंग्स को निकाल के फिर सेविंग उसकी नेगेटिव हो रही थी, या फिर बोरोविंग करके. मीन्स ये चीज़ें वो या तो उसने बोरोविंग करके ली हैं या फिर उसने सेविंग करके ली हैं. राइट. सिक्वेंटली वी फाइंड दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये कंजम्पशन में इंक्रीज तो हो रहा है बट एक डिमिनिशिंग रिटर्न के ऊपर, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न पे. अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर 50 की हमारी इनकम बढ़ रही है तो उसमें 25 कंज्यूम हो रहा है और 25 ही हमारा सेव हो रहा है. तो कंजम्पशन तो डिमिनिशिंग रेट पे हो रही है. सो अब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो ये हमारे पास डायग्राम है. एक ही फिगर में तीनों को हम ड्रॉ कर देंगे. दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ अवर वाई एक्सिस, दिस इज़ द ओरिजिन. सो सबसे पहले तो हमारी कंजम्पशन की लाइन इस तरीके से जाएगी. ये कंजम्पशन की लाइन होगी और फिर इसके नीचे हमारी सेविंग की लाइन होगी. और यहाँ पर एक और हम लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कंजम्पशन को इंटरसेक्ट कर रही है और इसको हमने AS नेम दे दिया. तो अब इस फिगर को डिस्क्राइब करते हैं. इनकम इज़ शोन ऑन OX. यहाँ पर हम इनकम शो कर रहे हैं एंड कंजम्पशन या फिर सेविंग एंड कंजम्पशन इज शोन ऑन OY. सो सबसे पहली चीज़ ये जो CC लाइन है ये कंजम्पशन कर्व है, ये जो SS लाइन है ये सेविंग कर्व है, और ये जो AS है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है. सो व्हेन इनकम इज़ 0, जब हमारी इनकम 0 थी, सी ऑन द टेबल, जब इनकम 0 थी कंजम्पशन इज़ मोर देन 0, कंजम्पशन 0 से ज़्यादा थी, दैट इज़ OC. मतलब हमारी कंजम्पशन ये थी 0 पर, 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमारी कंजम्पशन OC थी. मीन्स कुछ ना कुछ थी हमारी कंजम्पशन.
एंड सेविंग इज़ नेगेटिव, सेविंग हमारी नेगेटिव थी। व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज़ ओवाई, जब हमारे इनकम का लेवल ओवाई हो जाता है, यानी कि दिस ओवाई हो जाता है, द कंजम्पशन इज़ इक्वल टू इनकम, तो जो कंजम्पशन है ना हमारी वो इनकम के बराबर आ जाती है। एट दिस पॉइंट कंजम्पशन इनकम के बराबर आ जाती है। सो इस पॉइंट पे हमारी जो सेविंग है, सेविंग बिकम्स ज़ीरो, सेविंग ज़ीरो हो जाती है। वर्ड्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस, और जब इसके बाद हमारी इनकम बढ़ती है, द लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस, कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ जाता है, कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ता है। देखो ऐसे, दिस नॉट दिस बट दिस थिंग, जब इनकम बढ़ती है तब कंजम्पशन भी बढ़ जाती है एंड सेविंग भी बढ़ती है, सेविंग का भी कुछ लेवल बढ़ जाता है। पहले सेविंग यहाँ थी, फिर सेविंग यहाँ चली गई। एज इनकम इंक्रीजेस, इनकम फिर और बढ़ती है तो ये और बढ़ जाता है, हमारी सेविंग भी बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ती है। सो कंसिक्वेंटली सेविंग भी इंक्रीज़ हो रही है। मैं यहाँ पर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये वाला ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई डैश वाई, यहाँ पर होगी इनकम, यहाँ पर होगी कंजम्पशन एंड सेविंग। सबसे पहले हम सेविंग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम कंजम्पशन ड्रॉ करेंगे, फिर जिस पॉइंट पर सेविंग हमारी ज़ीरो है उस पॉइंट को कंजम्पशन तक लेके जाएंगे और फिर वहाँ से एक लाइन इंटरसेक्ट करवाएंगे, दैट विल बी एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम इनकम भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ अवर डायग्राम, आई होप यू गॉट दिस। सो अब करते हैं preposition of the law. It is evident from the above table and figure that there are three main prepositions of psychological law of consumption. पहला है increased aggregate income leads to increased aggregate consumption but by a somewhat smaller amount. जब aggregate income बढ़ती है तब aggregate consumption भी बढ़ती है, लेकिन एक थोड़ी सी अमाउंट में इनकम के कंपैरिजन पे। इंक्रीज्ड इनकम इज़ डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग, जो इनकम में बढ़ावट आती है वो उस बढ़ावट को, मान लो 50 की इनकम बढ़ी तो उसका कुछ पार्ट सेविंग में जाएगा और उसका कुछ पार्ट कंजम्पशन में जाएगा। एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम इज़ अनलाइकली टू लीड ईदर टू लेस कंजम्पशन और लेस सेविंग देन बिफोर। जब इनकम में इंक्रीज़ आता है तब बट ऑब्वियस ये नहीं हम कह सकते कि सेविंग में गिरावट आई है या फिर कंजम्पशन में गिरावट आई, किसी ना किसी चीज़ में इंक्रीज़ तो आएगा। सो रीड आउट करते हैं, व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम देयर इज़ इंक्रीज इन एग्रीगेट कंजम्पशन ऑल्सो, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज़ लेस देन इंक्रीज इन इनकम। The reason being that when the basic need of the people are fulfilled, additional income attracts less consumption. जब लोगों की बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है, जितना इनकम उनकी बढ़ी है उससे उनकी बेसिक नीड फुलफिल होगी, तो वो एडिशनल इनकम को कम कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा सेव करेंगे, जिससे कम कंजम्पशन होगी, सेविंग ज़्यादा होगी। Increased income is divided between consumption and saving. The preposition is based on the first one. When aggregate income increases, then increase in consumption is less than proportional to increase in income. That part of income which is not spent is called saving. It is therefore said that increase in income is divided between consumption and saving in certain proportion, that is change in income is equals to change in consumption plus change in saving. ये चीज़ ज़ीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट है an increase in aggregate income is unlikely to lead either to less consumption or less saving than before. It implies that increase in aggregate income will decidedly lead to increase in saving and consumption. It is impossible that saving and consumption may fall when income arises. ये impossible है जब हमारी सेविंग इनकम बढ़ रही है और सेविंग या फिर कंजम्पशन गिर जाए। Of the three preposition of Keynes law, the first one is most important. जो पहली वाली थी कि जो इंक्रीज़ इन कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ इन इनकम से कम है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फंडामेंटल है। द अदर टू प्रेपोजिशंस आर इट्स नेचुरल कोरोलरीज, मीन्स उसके साथ ही ये चलती आ रही हैं। सो हम करेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं इससे। So the psychological law of consumption often linked to Keynesian economics and consumer behavior theory. जो हमारा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है
वो केंशियन इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कैसे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना पैसा स्पेंड करना है और कितना पैसा सेव करना है अपनी इनकम का। साइकोलॉजी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है इस लॉ में। वो कैसे कि जो कंजम्पशन है वो रैशनल नहीं होती है प्योरली, उसमें ह्यूमन के थॉट्स, इमोशन, हैबिट्स एंड सोशल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ की कंजम्पशन करने के लिए एक इंसान के थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स, सोशल फैक्टर्स सभी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं जिससे वो अपनी कंजम्पशन करता है। सिर्फ और सिर्फ रैशनली नहीं वो कंज्यूम करना चाहता, जैसे हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सेटिस्फेक्शन के लिए वो कंज्यूम करता है। अब क्या इम्पॉर्टेंस है साइकोलॉजी इन द लॉ ऑफ कंजम्पशन? पहला पॉइंट वी हैव एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर बियॉन्ड इनकम। ये जो लॉ है ये कंज्यूमर बिहेवियर को बताता है इनकम के बाहर से भी। So the law suggests that consumption increases with income but not proportionately. ये लॉ कहता है कि हमारी कंजम्पशन इनकम के साथ तो बढ़ती है लेकिन इनकम की जितनी नहीं बढ़ती। साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स वाई पीपल डोंट स्पेंड ऑल एडिशनल इनकम। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सारी की सारी एडिशनल इनकम, यानी जितना इंक्रीज़ आता है इनकम के अंदर, वो सारा का सारा यूज़ क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी उस कंजम्पशन को, जैसे कि फेयर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग। ये सभी चीज़ें डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। लोगों को डर होता है फ्यूचर में, एक्सपेक्टेशंस होती है इनकम के रिगार्डिंग, बढ़ेगी कम होगी, एटीट्यूड होता है सेविंग के लिए। उस वजह से सारा का सारा इनकम, एडिशनल इनकम को कंज्यूम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। पीपल डेवलप स्पेंडिंग हैबिट्स ओवर टाइम। लोगों को स्पेंडिंग हैबिट्स समय के साथ मिलती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट होता है उनका समय के साथ। इवन इफ़ इनकम चेंजेस, अगर इनकम बदलती है, कंजम्पशन पैटर्न एडजस्ट स्लोली, तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो है वो स्लोली ही बिल्ड होगा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट की वजह से, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल के साथ हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो एकदम से इनकम के बदलाव होने से, यानी इनकम के बढ़ने से हम अपनी कंजम्पशन में चेंज करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्लोली एंड स्टडीली ही ये चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। इफ़ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट फ्यूचर इनकम टू राइज दे मे स्पेंड मोर नाउ। अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में उनकी इनकम बढ़ेगी तो अब वो ज़्यादा स्पेंड करने लग जाएंगे, क्योंकि पता है बाद में पैसा आ जाएगा। इफ़ दे फेयर, अगर उन्हें डर है अनसर्टेनिटी का, तो वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देंगे, यानी उनको जॉब लॉस हो गया या कुछ और कारण। सो ये क्या शो करता है कि लोग कैसे कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी कंजम्पशन को ऑप्टिमम शेप में लाने के लिए, क्योंकि इसकी ऑप्टिमिज्म शेप है जिसको हमें तो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब होता है हाउ मच ऑफ एक्स्ट्रा इनकम इज स्पेंट, वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल। हर एक इंसान की एमपीसी डिफरेंट होती है। एमपीसी का मतलब होता है कि हमारा कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। यूजुअली पुअर्स में एमपीसी ज़्यादा होती है, रिच में एमपीसी कम होती है। साइकोलॉजी ये एक्सप्लेन करती है कि कुछ लोगों की एमपीसी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो नेचुरली स्पेंडर होते हैं, और कुछ लोग सेवर्स होते हैं तो उनकी एमपीसी कम होती है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कंजम्पशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल स्टेटस। जो कंजम्पशन है वो सोशल स्टेटस से इफ़ेक्ट होता है। मीन्स हमारा एक सोशल स्टेटस होता है सोसाइटी के अंदर, पीयर प्रेशर होता है, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं हमें भी वो यूज़ करना है। कल्चरल नॉर्म्स होते हैं कि अगर सब कोई लोग इतने सालों से यही यूज़ करते हैं तो हमें यही यूज़ करना है। पीपल में स्पेंड मोर टू मेंटेन स्टेटस। लोग अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कई बार ज़्यादा स्पेंड करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप में फिट होने के लिए ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इमोशनल एंड इरेशनल स्पेंडिंग। नॉट ऑल स्पेंडिंग्स इज़ लॉजिकल। ज़्यादातर सभी स्पेंडिंग लॉजिकल नहीं होती। इमोशंस लाइक स्ट्रेस, हैप्पीनेस और इम्पल्स कैन लीड टू ओवर स्पेंडिंग, लग्जरी कंजम्पशन, रिटेल थेरेपी। तो कई बार क्या होता है, लोगों को स्ट्रेस आ जाता है या फिर लोगों को खुशी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उस वजह से कई बार वो ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं या फिर लग्जरी चीज़ों के ऊपर खर्चे कर देते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मार्केटिंग। सो गवर्नमेंट्स यूज़ साइकोलॉजिकल इंसाइट्स इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग। सो जो सरकार है वो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को यूज़ करती है स्पेंडिंग्स को पता लगाने के लिए। मीन्स कितना टैक्स कट लगाना है, कितने इंसेंटिव्स देने हैं। बिजनेसेस यूज़ इट इन एडवर्टाइजिंग
बिजनेसेस इसे एडवर्टाइजिंग करने में मदद यूज़ करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट करने में यूज़ करते हैं, ब्रांडिंग करने में यूज़ करते हैं, जिससे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंज्यूमर्स को बाय आवर चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फॉल इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC, marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital refers to the expected rate of return from an additional unit of investment. किसी भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, मीन्स एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से जितना हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा उसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं। हाउ इट कॉजेज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं कि ये कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम करता है। सो जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गिरती है, मीन्स किसी भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, कम रिटर्न मिलेगा, तो फर्म एक्सपेक्ट करती है कम प्रॉफिट को उस इन्वेस्टमेंट से। सो जब ये जो रिड्यूस है न्यू इस इन्वेस्टमेंट का इकनॉमी के अंदर, इससे प्रोडक्शन कम होती है, इनकम कम बनती है, एम्प्लॉयमेंट कम बनती है। सो इस वजह से जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो भी गिर जाती है। मेन रीज़न क्या है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है कैपिटल गुड्स की, मीन्स कैपिटल गुड्स की ही सप्लाई हमें मिल रही है, और बिजनेस पेसिमिज्म है, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया है। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो डायरेक्टली हमारी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो आप ऐसे सोचो कि वाई बिजनेसेस स्टॉप फाइंडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव, कि बिजनेसेस को नई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगती। उसके कारण देखो, ओवर प्रोडक्शन, एक्सेस कैपेसिटी। इफ़ फैक्ट्रीज ऑलरेडी हैव इनफ मशीन्स बट डिमांड इज़ लो, अगर फैक्ट्रीज़ के पास ऑलरेडी मशीन्स हैं, बिल्डिंग पड़ी है, तो उनकी डिमांड कम है, अब तो वो क्यों लेना चाहेंगे नई मशीन्स या फिर नई बिल्डिंग। दे डोंट नीड टू बाय मोर इक्विपमेंट्स, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट फॉल्स। तो जो ये इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं उनका MEC डिक्लाइन हो जाएगा। अ फैक्ट्री इज़ हाफ एम्प्टी, नो नीड टू एक्सपैंड, उसको एक्सपेंड करने में कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं होती, आधी खाली हो चुकी है। तो दूसरी जो इस इन्वेस्टमेंट की सेल करती है उसकी MEC गिर जाएगी। सेकेंड है फॉलिंग डिमांड इन द मार्केट। वही बात हमने वहाँ पर पॉइंट छेड़ा कि जब डिमांड गिरती है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये भी गिर जाती हैं। बिजनेस अनसर्टेनिटी, इफ फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, लाइक रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, मीन्स मंदा पड़ सकता है या फिर महंगाई आ सकती है। बिजनेसेस बिकेम कॉशियस, उन्हें बहुत कॉशियसली काम करना पड़ता है। सो दे अवॉइड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करते ताकि रिस्क ना हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बहुत कैपिटल चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस अकर करने पड़ेंगे। सो ज़्यादा रिस्क की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, जिस वजह से उनकी MEC गिर जाती है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड, कई बार कैपिटल गुड्स ही बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं इकनॉमी के अंदर, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते। तो इस वजह से जो हमारी MEC है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब हम इस पॉइंट का रिलेशन देखते हैं हमारे इस चैप्टर में। तो हमारा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये बोलता है कि जब इनकम बढ़ती है लोग उससे सब कुछ नहीं, उस पूरी इनकम को एक्सपेंड कर देते, कंज्यूम कम करते हैं। तो जब ये कंज्यूम कम करते हैं इट मीन्स डिमांड कम हो रही है, जिस वजह से जो फर्म्स हैं वो लो प्रॉफिट ले रही हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हमारा MEC कम हो रहा है लो डिमांड की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजम्पशन डजेंट इंक्रीज इन सेम रेशो एज इनकम, फॉल इन MPC इफेक्ट। मतलब कि हमारा जो चेंज इन इनकम है वो चेंज इन कंजम्पशन से बराबर नहीं होता है। व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन। पीपल सेव अ पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम, रिजल्ट क्या है, सेविंग इंक्रीजेज फास्टर देन कंजम्पशन, सेविंग कंजम्पशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। कंजम्पशन बिकम्स इनसफिशिएंट टू अब्जॉर्व टोटल आउटपुट, कंजम्पशन से हम टोटल आउटपुट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्रॉपरली, जिससे डेफिशिएंसी आ जाती है हमारी एग्रीगेट डिमांड में। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारे पास अनसोल्ड गुड्स बढ़ जाते हैं, मीन्स गुड्स बिकते ही नहीं क्योंकि लोग कंज्यूम नहीं ज़्यादा करते। फर्म रिड्यूसेस प्रोडक्शन, अब गुड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो लोग इसकी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिस वजह से इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला हमारे पास आ गया है।
अब फटाफट से बात करते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है इकोनॉमी इज स्टेबल बट स्टिल नॉट वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। स्टेबल तो है लेकिन फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही हमारी इकोनॉमी। सो सम पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। दिस हैपन बिकॉज टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी इज़ नॉट इनफ टू यूज़ ऑल रिसोर्सेज फुली। पूरी डिमांड नहीं आ रही जितने रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। सो प्रोडक्शन स्टॉप्स, प्रोडक्शन हम कम कर देते हैं लोअर लेवल के ऊपर। सो सबको जॉब नहीं मिलती है इवन दो इकोनॉमी में बैलेंस आ गया है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने की हम सेल कर सकते हैं, हमें नए बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इट इज़ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लो इन्वेस्टमेंट डिमांड। Inducement to invest means the motivation or willingness of firm to invest in capital goods. क्या मोटिवेशन है, क्या इच्छा है फर्म्स की कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करने की, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। व्हेन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट फॉल्स, अब इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कब गिरती है? बिजनेस एक्सपेक्टेशंस बिकम पेसिमिस्टिक, फ्यूचर प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर डिक्लाइंस। सो जब तो हमारे इन्वेस्टर्स को मिलने वाला इंटरेस्ट गिर जाता है, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा इसके लिए हम अनसर्टेन होते हैं, बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो नेगेटिव हो जाती हैं। इस वजह से जो हमारा इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है मीन्स बिजनेसेस की इच्छा इन्वेस्ट करने की वो गिर जाती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाएगी। लो इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इसका की रीज़न बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी डजंट रीच फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएगी। सो नाउ विल बी सीइंग कैसे ये 10 के 10 पॉइंट्स हमारे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के साथ लिंक्ड हैं एज अ इम्प्लीकेशन या फिर इम्पॉर्टेंस। पहला पॉइंट हम देखेंगे फॉल इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको पता होगा कि कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करके। तो साइकोलॉजिकल लॉ जो है वो जैसा कि हमारी कंजम्पशन की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, मीन्स हमारी कंजम्पशन ज़्यादा नहीं बढ़ती है हमारी इनकम के कंपैरिजन से। सो इससे हमारी डिमांड वीक हो रही है। क्या हो रही है? डिमांड वीक हो रही है। सो प्रॉफिट भी कम ही एक्सपेक्ट किया जाएगा, जिससे हमारा MEC डिक्लाइन हो रहा है। फिर है इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है कि इन्वेस्ट करने में कितनी डिज़ायरेबिलिटी है हमारी फर्म्स की। लोअर कंजम्पशन ग्रोथ रिड्यूसेस सेल प्रोस्पेक्ट्स। सो जब हमारी कंजम्पशन कम है तो इसका मतलब सेल्स भी कम होगी। जब सेल्स कम है तो फर्म अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर देगी, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे मोटिवेट रहेगी कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट मोटिवेशन भी गिर जाएगी। ये जो पॉइंट्स मैं आपको अब बता रही हूँ ना, ये बेसिकली आपको लिखने हैं अपने आंसर के अंदर। वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर देना है, लेकिन ये जो लिंक है ना लॉ के साथ, ये आपको डेफिनेटली लिखना है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो इनसफिशिएंट कंजम्पशन लीड्स टू वीक एग्रीगेट डिमांड। जब हमारी कंजम्पशन इनसफिशिएंट होगी, मीन्स जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कमज़ोर होगी, तो जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही सेटल करेगी, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोल देंगे। सेल्स कम है, डिमांड कम है, तो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय भी कम कर रहे हैं, वर्कर्स भी कम है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर बियॉन्ड इनकम। कंजम्पशन इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू इनकम बिकॉज साइकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रोल्स स्पेंडिंग डिसीजन। जो कंजम्पशन है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है इनकम के साथ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करने वाला। रोल ऑफ हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। जो कंजम्पशन है वो पास्ट हैबिट से इन्फ्लुएंस है, तो जो स्पेंडिंग है वो हमारी जो इनकम में चेंज आ रहा है उससे हमारी स्पेंडिंग को धीरे धीरे एडजस्टमेंट मिलेगी, क्योंकि हम जो स्पेंड कर रहे हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हैबिट की वजह से कर रही हैं। तो जितना भी इनकम में चेंज आएगा उससे थोड़ा मुश्किल, मतलब स्लोली ही एडजस्ट कर पाएंगे हम चेंजेस को। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इनकम, जॉब सिक्योरिटी अफेक्ट्स करंट कंजम्पशन।
जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस है इनकम के लिए, जॉब के लिए, वो हमारी आज की कंजम्पशन को इफेक्ट करेगी। तो ये जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं ये हमारी डिमांड को रिड्यूस करेंगी। अनसर्टेनिटी रिड्यूसेस डिमांड। Demonstrate marginal propensity to consume. Different psychological tendency explain why individuals spend different portions of extra income. बहुत सारी psychological tendencies हैं कि क्यों जो individuals हैं वो अपनी extra income के different proportions को saving और consumption के बीच में classify करते हैं. Impact of social and cultural factors. Social pressure and cultural norms influence consumption pattern. इनकम लेवल्स के बियॉन्ड हमारे कंजम्पशन पैटर्न को कल्चरल नॉर्म, सोशल प्रेशर इन्फ्लुएंस करते हैं. इमोशनल एंड इरेशनल स्पेंडिंग. इमोशंस कॉजेज नॉन लॉजिकल स्पेंडिंग बिहेवियर. जो हमारे इमोशनल्स हैं ना वो हमारी स्पेंडिंग को नॉन लॉजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे जो हमारा कंजम्पशन है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है. हमें पता ही नहीं चलता हमारे इमोशंस कैसे हमारी कंजम्पशन को इम्पैक्ट डालेंगे. Helps in economic policy and marketing. Policies and marketing use psychology of consumers to influence demand. जो मार्केटिंग के लोग हैं या फिर जो पॉलिसी सेट करने वाले लोग हैं वो साइकोलॉजी, कंज्यूमर की साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं डिमांड पता लगाने के लिए और उनके स्पेंडिंग बिहेवियर को पता लगाने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को पता लगाने के लिए. सो पॉलिसी सेट करने में ये सब चीज़ें काम आती हैं. सो इम्प्लीकेशंस के पॉइंट जो हमने करे वो फटाफट से गो थ्रू करते, जस्ट हेडिंग्स. इकोनॉमिक पॉलिसी मार्केटिंग पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद करता है. इरेशनल स्पेंडिंग और इमोशनल स्पेंडिंग के बीच में पता चलता है क्या इम्पैक्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स का, वो पता चलता है. कितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है वो पता चलता है. क्या इन्फ्लुएंस है एक्सपेक्टेशंस का, क्या रोल है हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल का, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर इनकम के बियॉन्ड हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है, कैसे इन्वेस्टमेंट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है, फॉल क्यों होता है मार्जिनल efficiency of capital. And with this we come to the end of this chapter. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.